जो मेन मेन राजा हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखो मौर्य उत्तर काल में हमको दो प्रकार के राज्य दिखाई देते हैं। मौर्य उत्तर काल में दो प्रकार के राज्य दिखाई देते हैं। एक हो है स्वदेशी राज्य, स्वदेशी राज्य, और दूसरे हैं विदेशी राज्य। स्वदेशी राज्य और विदेशी राज्य। देखो स्वदेशी राज्यों में हम देखते हैं कि मौर्य मौर्य थे, मौर्य भी स्वदेशी थे। मौर्य के बाद आ जाएंगे शुंग, शुंग के बाद आ जाएंगे कण्व, कण्व के बाद आ जाएंगे सातवाहन, सातवाहन। और जब ये सातवाहन काल चलेगा उसी समय बहुत छोटे छोटे और राजवंश दिखाई देंगे। जैसे एक दिखाई देगा अभीर राजवंश, अभीर, ये महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश इक्ष्वाकु वंश, आंध्र प्रदेश इक्ष्वाकु वंश। वाकाटक वंश, वाकाटक, नागपुर, नागपुर का वाकाटक वंश। कर्नाटक में कदम, और पल्लव तमिलनाडु में। ठीक है ना। तो ये मतलब एक टाइम फिक्स टाइम का नहीं है, ये आपको गुप्तों तक आपको ये विकास क्रम दिखाई देगा। इसी टाइप से विदेशी राज्यों का भी हमको क्रम दिखाई देगा। देखो यहां पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पूरे भारत में जहां पर मौर्य साम्राज्य था उसमें इतने राज्य हुए, और उसी के समानांतर क्या है कुछ विदेशी शासक भी भारत में आए जिन्होंने क्या है अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया। जैसे विदेशी राज्य में क्या एक आए अपने इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, हिंद यवन कहते हैं इनको, इंडो ग्रीक। दूसरे शासक आए शक, फिर पहलव, और फिर कुषाण, कुषाण। इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण, ये एक के बाद एक विदेशी शासक थे जो भारत में आके राजनीतिक सत्ता स्थापित। मतलब देखो मौर्यों के पतन के बाद कितने सारे लोग भारत में, मतलब हमको बहुत सारे शासक देखने को मिलेंगे। अब देखो इन राजवंशों में से हमको कुछ फैक्ट है जो याद रखना है कि जैसे शकों का सबसे मेन शासक रुद्रदमन होता है, तो रुद्रदमन के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। पहलव में तो कोई ज्यादा नाम दिखा, एक गोंदो फर्निज एक शासक होता है उसको देखना पड़ेगा। कुषाण जरूर है कि कुषाण में कनिष्क है, कनिष्क ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करी थी तो उसको देखना पड़ेगा। इंडो ग्रीक में एक मिनांडर का उल्लेख मिलता है इतिहास में। इसी टाइप से यहाँ पर भी शुंग में है, कण्व में है। ज्यादा हमको कोई क्या है बड़े साम्राज्य की स्थापना तो होती दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी क्या इतिहास का हिस्सा है तो हमको इसको देखना पड़ेगा। तो एक एक करके देखते हैं। पहले स्वदेशी शासकों को देख लेते हैं, फिर विदेशी शासक को देख लेंगे। तो टोटल अपना मौर्य उत्तर काल का जो राजे लोग हैं या साम्राज्य हैं उनके बारे में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले अपन देख लेते हैं स्वदेशी, स्वदेशी के बाद फिर क्या है विदेशी को देख लेंगे। देखना तो दोनों को ही एक एक करके, कैसे देख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले अपन स्वदेशी देख लेते हैं। और स्वदेशी में मौर्यों की सत्ता के बाद जो जिनने गद्दी हथियाई थी वो थे सुंग। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, सुंग डायनेस्टी। शुंग वंश, शुंग वंश। देखो शुंग वंश की कहानी कहां से चालू होती है। हमने सब देखा कि शुंग वंश 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट, नाम क्या था, बृहद्रथ, बृहदत्त। इसका सेनापति था पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग।
इसके सेनापति ने सैन्य निरीक्षण के दौरान पुष्यमित्र ने वृहदत्त की हत्या करी और वृहदत्त की हत्या करके अपने को साम्राज्य स्थापित कर लिया और वही कहलाया फिर इन्हीं के नाम से शुंग वंश। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन हो गया? पुष्यमित्र शुंग। तो बस यहां शुंगों की कहानी पुष्यमित्र शुंग से ही चालू हो जाती है। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग से ही इनकी कहानी शुरू हो जाती है। अब पहला तो सवाल यह है कि ये शुंग थे कौन? भाई जैसे मौर्यों के संदर्भ में था कि ये मौर्य कौन थे और कहां से आए थे, इसी टाइप से अब थोड़ा सा क्या है, विवाद है कि ये शुंग कौन थे। तो देखो शुंगों की उत्पत्ति के संबंध में भी थोड़ा सा विवाद है। कुछ शुंगों को पारसिक कहते थे, कुछ लोग कहते हैं कि मौर्य थे, यही शुंग है, बात एक ही है। और कुछ लोग थे शुंग कहते हैं कि शुंग ब्राह्मण थे। लेकिन ये जो ब्राह्मण कहने वाला मत है ये सर्वाधिक मान्य है कि शुंग क्या थे? ब्राह्मण थे। और ये शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश के रूप में भी जाना जाता है। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश के रूप में भी जाना जाता है और इनको निश्चित रूप से क्या बताया गया है कि ये ब्राह्मण थे। अब इसमें हमको ज्यादा इसमें कोई बड़े शासक तो हुए नहीं है, लेकिन ठीक है इनकी जो थोड़ी बहुत उपलब्धि है वो देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग से इनकी कहानी चालू होती है, तो देखते हैं पुष्यमित्र शुंग की क्या कहानी है। देखो इस पुष्यमित्र शुंग की जानकारी हमको दो जगह से मिलती है। एक मिलती है धनदेव का अयोध्या अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, धनदेव का अयोध्या में एक अभिलेख मिला है। किसका है? और वो अभिलेख गढ़वाया था धनदेव ने। इसमें जानकारी मिलती है पुष्यमित्र शुंग की। और दूसरा है एक पुराण है हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण। इस हरिवंश पुराण में भी उल्लेख है कि इन्होंने पुष्यमित्र सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसू यज्ञ करवाया था। 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसू यज्ञ करवाया था। ठीक है। इनका एक पुरोहित था, पुष्यमित्र शुंग का एक पुरोहित था जिसका नाम था पतंजलि, योग सूत्र वाले पतंजलि। इनने एक किताब लिखी थी महाभाष्य। पतंजलि की किताब का नाम क्या है? महाभाष्य। पतंजलि की किताब का नाम है महाभाष्य। और ये महाभाष्य जो किताब है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टिप्पणी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी। देखो पाणिनि ने किताब लिखी थी अष्टाध्यायी जो एक व्याकरण ग्रंथ था, उसी पर एक अपनी टिप्पणी लिखता है पतंजलि महाभाष्य के नाम से। ठीक है। फिर इसी पुष्यमित्र शुंग के समय मनु स्मृति का संकलन किया गया। हिंदुओं का सबसे मेन ग्रंथ मनु स्मृति का संकलन, इसलिए मनु स्मृति को शुंगकालीन ग्रंथ कहते हैं। मनु स्मृति को शुंगकालीन ग्रंथ कहते हैं। ठीक है। तो इतनी जानकारी है पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में। बाकी देखो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य की हत्या करके मगध की गद्दी पर हथियार लिया था, लेकिन वो मगध पर शासन नहीं कर पाया। संभवतः ऐसी जानकारी मिलती है कि बाद में इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा में स्थानांतरित कर ली थी। तो यदि शुंगों का संबंध मगध से ज्यादा किस पे है? विदिशा, विदिशा उज्जैन, यहां पर ये शासन कर रहे थे। मगध की ज्यादा जानकारी मिलती नहीं, इनके हाथ में मगध रहता है नहीं रहता है। लेकिन हाँ इसमें क्या है कि पुष्यमित्र के समय, शुंग के समय यवनों का भी आक्रमण होता है। हिंद यवन जो शासक थे
वहां से आक्रमण कर रहे थे, तो उससे बचने के लिए भी क्या है, विदिशा को राजधानी के रूप में इन्हें स्थापित करवा दिया। ठीक है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के बाद अगला जिनका शासक बनता है अग्निमित्र। अग्निमित्र अग्निमित्र के बारे में क्या है, इसने विदिशा को राजधानी बनवाया। विदिशा को राजधानी बनवाया। ठीक है, पुष्यमित्र का लड़का अग्निमित्र है जो विदिशा को राजधानी बनवाता है। और देखो इस अग्निमित्र की जानकारी कालिदास के ग्रंथ मालविका अग्निमित्रम में मिलती है। कालिदास की किताब है जिसका नाम क्या है, मालविका अग्निमित्रम। मालविका और अग्निमित्र प्रेम कहानी है, मालविका अग्निमित्र से इनकी जानकारी मिलती है, अग्निमित्र की। फिर इसमें कोई महत्वपूर्ण शासक तो है नहीं जो अग्निमित्र और अन्य किसी के बारे में पढ़ा जाए अपन। अग्निमित्र अलग अलग शासक होते हैं, वसुमित्र होता है। इसमें बस एक ही शासक का नाम और याद रख लेना, भागभद्र। भागभद्र ये इनका 9वां शासक था, 9वें नंबर का शासक था, 9वां शासक था। और इसने क्या हुआ था कि इसके शासन काल में यहां पर हेरियोडोरस, एक नाम याद रखना, हेलियोडोरस, इसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। बस और इनके में कोई महत्वपूर्ण अपने काम की चीज है नहीं। ठीक है, तो देखो बस ये 9वां शासक है। 9वां शासक दरअसल ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इसके शासन काल में एक यवन राजदूत हेलियोडोरस आया था। ये कौन है, ये यवन राजदूत है, यवन राजदूत। हेलियोडोरस यवन राजदूत है जो इसके शासन काल में विदिशा आया था। और यहां पर ऐसा कह रहे हैं कि उसने भागवत धर्म को ग्रहण कर लिया था और भागवत ग्रहण करने के बाद उसने एक गरुड़ स्तंभ को स्थापित करवाया था। तो बस हेलियोडोरस का नाम याद रखना। और शासक कौन था इनका, भागभद्र था। तो देखो ये शुंग वंश में केवल इतनी ही बातें मिलती हैं। इनका अंतिम शासक होता है देवभूति। इनका अंतिम शासक कौन है, देवभूति। अंतिम शासक देवभूति। और देवभूति का टाइम पीरियड संभवतः आप लिख सकते हो 88 से 73 ईसा पूर्व। 88 से 73 ईसा पूर्व देवभूति शासन करता है। और उस देवभूति की भी हत्या करके कोई दूसरा व्यक्ति यहां पर अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित कर लेगा। ठीक है, तो देखो ये इतनी जानकारी मिलती है हमको शुंग काल के संदर्भ में। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र, अग्निमित्र के बाद भागभद्र, भागमित्र के बाद जो अगला अंतिम इनका शासक है जो इनके बाद शुंग वंश खत्म हो जाता है, उसका नाम याद रखना। बाकी और इसमें अपने कोई काम की चीज है नहीं। अब देखो जो मेन इसमें विवाद है शुंग काल में, शुंग काल के समय दरअसल ये स्थिति है कि ये शुंगों को बौद्धों का दुश्मन बताया गया है, खासकर बौद्ध ग्रंथों द्वारा। बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि जो पुष्यमित्र शुंग है वो बौद्ध विरोधी था, ब्राह्मण था। और इसने ब्राह्मण के लिए अश्वमेध यज्ञ कराए, राजसु यज्ञ करवाए। और इस शुंग काल को वैदिक धर्म का पुनरुत्थान के रूप में हम देखा जाता है। और बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि इनने बौद्धों के स्तूपों में आग लगवा दी और बहुत बहुत इसको क्रूर बताया गया है।
जैसे बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, दिव्यावदान एक ग्रंथ ये है, और एक ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इन दोनों ग्रंथों में बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी था, बौद्ध विरोधी था, और इसने अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनवाए थे उनको नष्ट करवा दिया। अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनवाए थे उनको नष्ट करवा दिया था। ये बौद्ध ग्रंथ कहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वास्तव में पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी था? इसके हमको इतिहास में कोई प्रमाण दिखाई नहीं देते हैं कि वो बौद्ध विरोधी था, बल्कि हमको तो ऐसा दिखाई देता है कि वो भी मौर्यों की तरह उनने सर्वधर्म संभव की बात की। और इसका प्रमाण ये है कि उसने कुछ क्या है, बौद्ध कालीन स्थापत्य कला को भी संरक्षण दिया। क्या संरक्षण दिया? देखो, इसने सांची के स्तूप की 4 दीवारी को पत्थर से निर्मित करवाया। सांची के स्तूप की 4 दीवारी को क्या करवाया? पत्थर से निर्मित करवाया। पहले वो ईंटों की बनी हुई थी, उसको क्या है, पत्थर से करवाया। यदि बौद्ध विरोधी होता तो वो सांची के स्तूप की 4 दीवारी क्यों बनवाता? वो तो स्तूप तोड़ देता ना। लेकिन नहीं, उसने क्या है, वो उस 4 दीवारी को पत्थरों से निर्मित करवाया। और जो पूरा जो अलंकरण किया गया है ना सांची के तोरण द्वार को, वो पूरा अलंकरण इसी ने करवाया है। हाथी बैल जो भी आपको दिखाई देता है सब शुंग कालीन है। और शुंग कला का एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसने भरूच के स्तूप का निर्माण करवाया। सतना में एक भरूच का स्तूप है, भरूच स्तूप का निर्माण करवाया। सतना के उचेहरा ग्राम में भरूच स्तूप है, उसका निर्माण करवाया। बस इतनी जानकारी है शुंगों के संदर्भ में, और अपने शुंगों के बारे में कोई विशेष जानकारी है नहीं। ठीक है ना? तो ये चीज याद रखना कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। यदि वो स्तूप निर्मित नष्ट करवाता तो सांची का मेन स्तूप है उसको नष्ट करवाता, लेकिन उसका तो उसने संरक्षण किया, भरूच के स्तूप का निर्माण करवाया। तो हम सीधे सीधे उसको बौद्ध विरोधी तो नहीं कह सकते। हमको ऐसा प्रमाण, भले बौद्ध ग्रंथों में उसको बौद्ध विरोधी कहा गया है, लेकिन इतिहास में हमको ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि वो बौद्ध विरोधी था। फिर शुंगों के बाद एक वंश स्थापित होता है जिसको कण्व वंश कहते हैं। कण्व वंश। इस कण्व वंश का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। एक क्या है, विष्णु पुराण। और हाँ, विष्णु पुराण में इसका मेन उल्लेख मिलता है। और इसका जो संस्थापक है वो वसुदेव है। संस्थापक कौन है? वासुदेव। फिर अलग अलग शासक हुए हैं। वासुदेव के बाद सुदर्शन हुआ, भूमिदेव हुआ, नारायण हुआ। शासक हुए वासुदेव, वसुदेव के बाद सुदर्शन, भूमिदेव, नारायण। ठीक है ना? और इस नारायण की हत्या कर देता है शिमुक नामक व्यक्ति। शिमुक नामक व्यक्ति इस नारायण की हत्या कर देता है, और सातवाहन वंश की नींव पड़ती है। कुछ नहीं है इस कण्व वंश में। देखो, कण्व वंश को कहते हैं ये पुराणों पर आधारित है। इसका उल्लेख केवल और केवल कहां मिला है? पुराणों में मिला है।
मतलब देखो, कायदे से तो इस वंश को पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वंश अस्तित्व में ही नहीं है। ना तो इस वंश के कोई सिक्के मिले, ना ही इस वंश के कोई अभिलेख मिले, ना ही कोई इनकी किताब में की, कुछ भी नहीं है इस वंश का। ये वंश था भी कि नहीं, ये भी एक कहानी है। क्यों? क्योंकि पुराण में, और पुराण में तो ऐसी, पुराण तो मतलब, पुराण का मतलब ये कहानियां। तो कहानी के रूप में हमको कण्व वंश की जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद कण्व, और यह कण्व वंश को भी ब्राह्मण वंश कहा गया है। ये भी क्या है? ब्राह्मण वंश। शुंग भी ब्राह्मण थे, लेकिन उन्हीं शुंग ब्राह्मण में से एक की हत्या करके एक दूसरा ब्राह्मण, कण्व नामक ब्राह्मण, अपना स्थापित कर लेता है। कोई जानकारी नहीं इसके इतिहास में। यदि इसको इतिहास में हटा भी दे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। केवल पुराण में उल्लेख मिलता है। अब पुराण के उल्लेख को हम इतना विश्वसनीय नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीजें हैं जिनको मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये शुंग वंश है। शुंग वंश का दूसरा है कण्व वंश। अब चूंकि है इसलिए अपन ने इसको देख लिया। बाकी याद रखना कि ये केवल पुराणों पर आधारित है, कुछ भी इनका नहीं मिला है। ना किसी अभिलेख में उल्लेख मिला, ना ही इनके कोई सिक्के मिले हैं, कुछ भी नहीं है। ना ही इनने कोई निर्माण कार्य करा है, कहीं कुछ नहीं है। फिर भी ये इतिहास में है। ठीक है, तो ये मौर्यों के